पुलिस के अंडर है, इंट्रोगेशन चला है। अभी तक तो इतना ही है, लेकिन वो पकड़ा गया, ये बात सही है। ये दाऊद से भी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर ब्लास्ट में ये खुद से ही रेकी करता था और फिर खुद ही बम प्लांट करता था, लेकिन ये हर बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे देता था। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तानी आतंक के जाल को खत्म करने के रास्ते में ये बड़ी कामयाबी है। यासीन भटकल का पकड़ा जाना नेपाल बॉर्डर से एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेटर था, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर था। एक्सप्लोजिव बनाने इसने सीख लिए थे और इसने बहुत लोगों को इंडिया में ट्रेन कर दिया था एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। इसकी जो टेक्निक थी, लो प्रोफाइल थी, ये सामने नहीं आता था, इसलिए इसको पकड़ा जाना भी मुश्किल होता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले समय में मुझे ये भी लगता है कि ये कामयाबी हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो मिली है, उसमें टुंडा का बहुत बड़ा खुलासा जो हुआ है, उसका भी एक मदद मिली है इसको पकड़ने में। और यासीन भटकल के इंटरोगेशन से कि पाकिस्तान कैसे ऑपरेट करता है, कैसे सपोर्ट करता है, और नेपाल के अंदर खासकर इतना बड़ा जाल जो आईएसआई का जला हुआ है, उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सिविलियंस
को पेट में थपथपाने, क्योंकि असल काम अब शुरू होता है। कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और अब पाकिस्तान जो आईएसआई और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सेना, रक्षा नीति, तमाम बातें जो सामने 3 प्लान निकल कर आ रहे थे पाकिस्तान को, भारत को मुंहतोड़ जवाब किस तरीके से लेना, एक डॉजियर तथ्य किस तरीके से भारत पेश कर सकता है और आगे जो इनका मोडस ऑपरेंडी था उसको किस तरीके से नाकामयाब किया जा सकता है। हमारे साथ पैनल है, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इनके नाम पंकज झा साहब हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन है। दोनों मेहमान मेरे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ मौका वारदात पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बिहार में, चलते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश के पास। ब्रजेश, आपसे कुछ देर पहले पेशी हुई है, क्या जानकारी आप हम तक पहुंचाएंगे? निहारिका, अभी पेश किया गया है सीजीएम मोतिहारी के आवास पर दोनों को, यासीन भटकल को, असदुल्ला हड्डी को, और इन दोनों को 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है। और ये एनआईए को ट्रांजिट रिमांड मिला है क्योंकि एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट था, वो एनआईए के पास था, इसलिए एनआईए को किया गया है। और खबर ये है कि कल सुबह में इन दोनों को विशेष विमान से या फिर सर्विस फ्लाइट से इन लोगों को दिल्ली ले जाया जाएगा और वहां पे एनआईए के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। निहारिका, ब्रजेश, क्या बिहार पुलिस ने अपनी पूरी पूछताछ कर ली है? देखिए, अभी पूछताछ चल रही है और सेंट्रल एजेंसी, चूंकि इनपुट वो सेंट्रल एजेंसी का था, भले ही बिहार पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर उसको पकड़ा है, एनआईए की भी टीम थी और अफसोस से ही ये पकड़ा गया है। तो बिहार पुलिस भी काफी गंभीरता से पूछताछ कर रही है, क्योंकि बार बार ये कहा गया है कि यासीन भटकल, निहारिका, दरभंगा मॉड्यूल और मधुबनी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड रहा है और वहां पर जितने भी बेरोजगार युवक थे उनको गरीबी के कारण आतंकवाद में ढकेलना या फिर उनका दोहन करना और वहां पे अपना नेटवर्क तैयार करना। तो बिहार पुलिस से गंभीरता से जानने में ये दिलचस्पी बिहार पुलिस को है कि आखिर मधुबनी में, दरभंगा में इन लोग के पनाहगार कौन थे, मददगार कौन कौन से लोग थे, क्या पुलिस को, ब्रजेश, पुलिस को क्या ये भी शक है या फिर पक्का सबूत मिल गया है कि बोधगया बम धमाकों में इनका हाथ था? नहीं, अभी तक के इसके पक्के सबूत नहीं मिले हैं। अच्छा। लेकिन जिस तरीके से नया तरीका इजाद किया गया है और यासीन भटकल और इन आईएम के बारे में ये कहा गया था, जब ब्लास्ट भी हुआ था निहारिका बोधगया में, उस समय एक ट्वीट आया था, हालांकि उसके बारे में पक्की जानकारी नहीं मिल पाई, आईएम की तरफ से ही था कि अभी रोक सको तो रोक लो, और मुंबई पर हमले की धमकी दी गई थी। तो शक की सुई वहीं गई थी कि हो सकता है कि आईएम ने ही इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन अभी तक बोधगया ब्लास्ट में आज एनआईए के डीजी शरद कुमार भी बोधगया में थे और उसी की जानकारी लेने और जायजा लेने बोधगया पहुंचे थे। लेकिन जब डीआईजी और एनआईए के अधिकारियों से बातचीत की, उनका कहना है कि फिलहाल बोधगया ब्लास्ट में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन शक की सुई शुरू से ही, जब से ये ट्वीट आया था तब से ही जा रहा था कि हो ना हो ये आईएम की करतूत हो सकती है। बिल्कुल। और ट्रैकिंग के बाद ये जो जिस तरीके से आप बिहार ये मधुबनी मॉडल की बात यहाँ पर कर रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो युवक थे, जो बेरोजगार थे, उनके बैल्कनाइजेशन, उनके माइंड को डाइवर्ट करने का ये काम करता था और काफी खूंखार गतिविधियों में उनको डाइवर्ट कर देता था। मुंबई बम धमाकों की आगे प्लानिंग भी की जा रही थी। ऐसे में बहुत बड़ी कामयाबी है यहाँ पर एनआईए के लिए। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जानकारी देने के लिए। खबर यह भी आ रही है कि कल दिल्ली तक आज पूरी पूछताछ करके दिल्ली इन दोनों को लाया जा सकता है। चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले पंकज झा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कितनी महत्वपूर्ण कामयाबी टुंडा से लेकर अगर हम यासीन भटकल की बात करें, एनआईए देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ये हो सकती है और आने वाले समय में भारत की सुरक्षा मजबूत हो, अंदर से ही कोई इंटेग्रल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बताते हैं कि सरहद पार से तो हमें खतरा है, लेकिन इस तरीके के जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स और संगठन उभर रहे हैं, मशरूम जिस तरीके से एक जिहादी उत्पन्न हो रहे हैं, उनको पकड़ने में और इस पूरे नेक्सस को क्रैक करने की कितनी बड़ी कामयाबी लग रही है आपको? देखिए, यदि इसको देखा जाए तो टुंडा जो है वो सेकंड जनरेशन की मानेंगे, ठीक है, और जो भटकल है उसको हम थर्ड जनरेशन के टेररिस्ट मानेंगे। अब इन दोनों के मोडस
किस तरह से सारा बना बिल्कुल, और साथ ही साथ किस तरह से वो मीडिया को यूज करते हैं या कोई ऐसे क्लिप्स को, फिल्म्स को यूज करते हैं जिससे कि वो इनको इंडोक्ट्रिनेट कर सके। खास तौर पे ये देखा गया कि ये जो सारी गतिविधियां हैं भारत के बॉर्डर इलाके, जितने भी इलाके हैं उसमें ज्यादा बढ़ रही है। तो जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा अगला सवाल डॉक्टर जाकिर हुसैन से पूछना चाहूंगे। जिस तरीके से हमारे संवाददाता, आपने सुना होगा कि इनका मॉड्यूल क्या था, मोडस ऑपरेंडी क्या था। जो युवा थे, जो पढ़ते नहीं थे या फिर बेरोजगार थे, उनको ही अपना गैंग में शामिल करते थे। उस तरीके से पूरी मशरूम बेल्ट डेवलप होती थी, अपना मॉड्यूल स्थापित होता था और फिर देश की सुरक्षा, अखंडता को खतरा करने का महत्वपूर्ण प्लान बनाया जाता था। पंकज झा जी कह रहे हैं कि थर्ड जनरेशन का टेररिस्ट है, तो ये किस तरीके से एक्ट करते हैं। और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बहुत अच्छा काम, लेकिन आगे इस तरीके के टेररिस्ट को पकड़ा जाए या फिर इन्हें टेररिस्ट बनने से रोका जाए, क्या काम करना चाहिए, क्या कमी हमारी तरफ से अभी दिख रही है? देखिए, जिस हिसाब से ये थर्ड जनरेशन का भटकल पकड़ा गया है और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी रही है, उससे हमें साफ जाहिर मालूम होता है कि 2-3 चीजें ये अपने सामने रख के बात करते हैं। ठीक है। और इसके शिकार जो है वो यंग मुस्लिम क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। और दूसरा, जब इनको उठा के पूरी जो है वर्ल्ड के मुस्लिम से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसा अपने को नहीं सोचता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, इसके पीछे जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस हैं। और इसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये मुस्लिम यूथ जो है इनके चंगुल से छुटकारा नहीं, यानी कि भावनाओं का चोंगा पहनाकर ये सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस दे देते हैं और कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा मसीहा, और जिहाद और इस्लाम का हवाला देते हैं। वो इनका ब्रेन वॉशिंग करते हैं। इसके लिए हमें 2-3 चीजें करनी है। नंबर 1, उनको एहसास दिलाना है तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सेकंड, मजहब के नाम पर अगर तुम कोई इस तरीके की हरकत करते हो तो ये सिर्फ ना तुम्हारे समाज को, देश को, बल्कि तुम्हारे मजहब के नाम को बर्बाद कर रहे हैं। ये बातें जाकिर हुसैन जी सुनने में काफी अच्छी लग रही है, लेकिन चाहे एनडीए की बात हो, चाहे यूपीए सरकार की, सरकारें आई गई, लेकिन यही चीज समझाने में सरकार नाकामयाब साबित हो जाती है। क्यों इतनी अच्छी बातें जो हम यहाँ स्टूडियो में कर रहे हैं को समझाने की कोशिश है, इनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको एम्प्लॉयमेंट देने की, इनकी सोशियो इकोनॉमिक, आरक्षण पर तमाम सियासत बवाल होता जाता है। चुनावी साल में इतनी बातें कही जाती हैं, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं हकीकत जानते हैं, और इन हकीकत को ये इनकैश किस तरीके से कर लिया जाता है? देखिए, आपने बिल्कुल बजट फरमाया कि ये सारी चीजें हम जानते हैं और स्टूडियो में हम बताते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस चीज को खत्म करने की शायद कहीं ना कहीं कमी है। तो सरकार तो पावरफुल है, सरकार पावरफुल है, तो ये राजनीति जो है इसको हमको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि एनजीओ सामने आए, सोशल एक्टिविस्ट सामने आए, इनका बढ़ चढ़ के रोल बढ़ाया जाए और सोशल अवेयरनेस फैलाई जाए। कैंपेन जो है सोशल लेवल पे किया जाए। इसमें गवर्नमेंट अगर पार्टिसिपेट करे तो वाह, नहीं करे तो कोई बात भी नहीं, लेकिन हमारे जैसे यूथ जो है सामने आके उनसे कहें कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके को भी उतना ही स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का, उतना ही स्कोप बढ़ने का जितना और कम्युनिटी इस देश में। वही बात है, हम कह सकते हैं हम एक अच्छी तस्वीर, हम एक फ्लावरी तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि संकरी गलियों की हकीकत कुछ और है। ये आप भी जानते हैं, करना पड़ेगा। देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो रही है और ऐसे में इन चीजों का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ ही एक तरीके से एक अलग विपरीत फौज तैयार करने की कोशिश की जा रही। इस पर चर्चा करेंगे। आतंकियों की बात करें, यासीन भटकल की गिरफ्तारी कितनी अहम है, और आगे भारत सरकार खासतौर पर रक्षा, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय जो थिंक टैंक है, किस तरीके से काम करते हैं, इनके मॉड्यूल को भी समझने की कोशिश करेंगे। गोपनीयता का हम भी ध्यान रखेंगे। जल्द लौटते हैं, इस विशेष पेशकश पर चर्चा करेंगे।
संतूर। और चंदन के गुण समाये संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। असली स्टार तो आपकी मम्मी है। संतूर संतूर। इक्कीसवीं सदी की पहली ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी नया रायपुर। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। Go extreme with the all-new Tata Safari Store, Explorer Edition, Safari Store. जिस तरीके से हमारे खास मेहमान बता रहे थे कि माइंड का बाल्कनाइजेशन होता है, उन्हें सही में बताया जाए कि हकीकत क्या है। और आप अगर भारत सरकार का सपोर्ट भी करें, सामाजिक संगठन इसमें आए, तो भारत की तरक्की में आप महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। जितना काम आप किसी के लिए कर रहे हैं सिर्फ पैसे की खातिर, आपको ही नहीं पता कि वो पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो काम है वो कितनों की जान पर भारी पड़ सकता है। मेरे साथ डॉक्टर पंकज झा और जाकिर हुसैन जी मेरे साथ जुड़े। पंकज जी, इस ब्रेक पर जाने से पहले, ब्रेक के दौरान ही आपसे चर्चा हो रही थी, आप भी बता रहे थे, हम शय और संरक्षण की बात कर रहे थे। जो पाकिस्तान से अभी टुंडा की गिरफ्तारी हुई, टुंडा ने कुछ पूछताछ में बात कबूली कि दाऊद पैसा देता है आईएसआई को, और आईएसआई वो फाइनेंस करती है पाकिस्तानी सेना को ताकि वो इंडियन आर्मी और इंडिया के बॉर्डर्स पर अटैक लॉन्च करे। तो एक ये जरिया है पैसे का, दूसरे ये जो संरक्षण मिला ये शय और ये जो बेरोजगारों को निशाना बनाया जा रहा है ये पैसे के दम पर है। ये पैसा आ कहां से रहा है? अगर मैं ओवरसीज की बात करूं और इंटेग्रल बात करूं तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, एक चीज आप देखेंगे पिछले 3 सालों में यदि आप देखेंगे, आरबीआई की भी रिपोर्ट आई है तो उसमें कहा है कि फेक करेंसी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। दूसरा ये कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट्स में भी इन्होंने कुछ पैसा लगाया हुआ है। अच्छा। अब मजेदार बात यह है कि अब कोई भी पैसा इन आतंकी संगठनों को बाहर से लाना नहीं पड़ रहा है, उनको वो चीजें यहीं पे मुहैया हो जाती हैं। तो जो मेजर लिंक होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि अच्छा ये पैसा यहां से यहां क्यों जा रहा है, वो लिंक खत्म हो गया है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने ऐसे नेटवर्क्स बना लिए हैं, स्लीपर एजेंट्स बना लिए हैं, जिनको कि ये स्लीपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने, जो स्लीपर एजेंट्स है उनको कहा जाता है कि आपके अखबार में एक फला इश्तेहार आएगा, आपको इस आदमी को इस डेट पे कांटेक्ट करना है, वो आपको सारे डिटेल बता देगा। अब आपको कितने भी माइन्यूटली आप उसको मॉनिटर क्यों ना करें, इन सारी छोटी छोटी बातों को आप मॉनिटर नहीं कर सकते। दूसरे ये है कि हर एक शख्स को पता है कि उसको कितना काम करना है। एक शख्स को पकड़ने के बाद उसको अगले शख्स का नाम तक पता नहीं है, इस कारण इस कड़ी को जोड़ने में काफी टाइम लग जाता है। और अमूमन ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई हैं, लेकिन ये
प्रोसेस है जिसमें कि थोड़ा टाइम तो लगता इंटेलिजेंस है। एजेंसीज में भी मोल होते हैं कई बारी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आपस में ही ध्यान रखती है एक दूसरे के बारे में कि कहीं ये कन्वर्टेड तो नहीं हो गया, कहीं उसका और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मूवीज भी इस पे बनी जो हकीकत में कि इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहती है, उनके पास इतनी ट्रिमेंडस, इतनी पावरफुल नॉलेज होती है, लेकिन ना वो साझा कर सकती, ना उस पर कोई या तो पॉलिटिकल कारण है कि एक्शन नहीं ले पाती है। जाकिर हुसैन जी, इस पर मैं आपसे अब चर्चा करना चाहूंगी। तुंडा ने कई अहम खुलासे की, यासीन भटकल के खुलासों की अभी बारी होनी बाकी है, महत्वपूर्ण खुलासे। अभी खबर आ रही थी कि बोधगया बम धमाकों में भी हाथ है, उत्तर प्रदेश में तमाम ब्लास्ट में हाथ है। तो अब ये बताइए कि क्या ये जो खुलासे हैं, जो तथ्य सामने निकल कर आए, निश्चित तौर पर पड़ोसी देश का इसमें हाथ है, वहां से भी फाइनेंसिंग हो रही है, क्या एज अ डॉजियर पाकिस्तान कबूल करेगा? क्योंकि माफ कीजिएगा, हम इतने अच्छे आपसी अच्छे संबंधों की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी परछाई के साथ भी नहीं है, कसाब तक को तो नकार दिया उन्होंने। देखिए, पाकिस्तान जहां तक है का सवाल है, वो तो पूरी तरीके से ओपन है कि वो इंडिया से एक कोल्ड वॉर, एक तरीके से वॉर लड़ रहा है। उस सूरत में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई तब भी उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे डेमोक्रेसी और आर्मी और आईएसआई तीन जो है पिलर्स हैं। अभी जो है डेमोक्रेसी इतनी मेच्योर नहीं हो पाई है वहां पे कि आर्मी के ऊपर हावी हो या आईएसआई के ऊपर हावी हो। आर्मी जो है आईएसआई का शरण दिए हुए, क्योंकि ये इनका जो आईएसआई है आज का नहीं है, ये 1979 से अफगानिस्तान का जब मसला शुरू हुआ तब से इसको सीआईए के शरण में ये मेच्योर हुई। अब इसको जो इन्होंने अपने जाल फैला के मिसयूज करना शुरू कर दिया था। अब इसका मेन मकसद ये था कि इंडिया को कश्मीर और इस तरीके से परेशान करना है, ताकि अब वहां पे कामयाब नहीं हो पाए तो अंदर इंडिया के घुसे और 1000 कट्स की बात करने लगे। उसके बावजूद 1000 कट्स में भी वो कामयाब नहीं हुए, तो उसके अंदर आके इंडियन यूथ को मोबिलाइज करने लगे कि भाई ये कंट्री क्या राइट टाइमिंग्स का इंतजार, इनके कोई टाइमिंग्स होती है? जैसे 13 नंबर आया था, मतलब कुछ ऐसी टाइमिंग्स होती है? दो तीन चीजें हम यहाँ बताना चाहेंगे। शायद अब आतंकवाद अपने पीक पर पहुंच चुका है। अब
उसके कारण मुझे 2-3 बार मौका मिला, लेकिन देश से न गरीबी हटी न बेरोजगारी हटी, बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ा। उसके कारण देश की प्रगति के अंदर बाधा हुई। पर पहले विरोध की राजनीति होती रही थी, विकास की राजनीति